तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज 3B में जो मेथड मैंने इस्तेमाल करना है इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए, ये पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, वो थोड़ा सा ज़रा मैं डिटेल में बताऊँगा। और उसको डिटेल में बताने के लिए मैंने सोचा है कि मैं इसमें से एक पार्ट चूज़ कर लेता हूँ पहले, ताकि आप लोग वो अच्छे से मेथड समझ लें। और उस मेथड को जब आप समझ लेंगे उसके बाद हम एक वीडियो में मल्टीपल पार्ट्स जो हैं करेंगे इंशाल्लाह। और उस मेथड को समझाने का मकसद भी यही है कि वो मेथड इस्तेमाल होना है इन सब पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब तक वो मेथड आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना इतना आसान नहीं होने वाले। इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, थोड़ी सी डिटेल में होगी, तो आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है और समझना है ताकि आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर सकें। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 का पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। हमने इस ए से लेकर एच तक में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इन सबको फैक्टराइज करके दिखाना है। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर। फैक्टराइजेशन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी एक्सप्रेशन को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और वो जो दो हिस्से होते हैं वो प्रोडक्ट की शक्ल में होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब अगर आप उन दोनों हिस्सों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको वापस आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी जिस चीज़ को आपने फैक्टराइज किया होगा वो आपको वापस मिल जाएगी। तो फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं कि आप अपनी एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दें वन या वन से ज़्यादा फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो वो अभी हम देखने भी जा रहे हैं कि वो किस तरीके से होती है, उसको हम क्यों फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर ए। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर ए। इसको जिस टेक्निक से मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ उस टेक्निक का नाम मैं जल्दी से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसको हम बोलते हैं मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहा जाता है। स्प्लिटिंग का मतलब जिसमें आप हिस्से बनाएं, तकसीम करें चीज़ों को। तो ज़्यादातर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक बोलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ स्पेसिफिक। तो ये एक मेथड है जो आपको हेल्प करता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने में। क्वाड्रेटिक क्यों कह रहा हूँ ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन के अंदर, कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर, कि क्वाड्रेटिक इसको इसलिए कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन आए जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, या अभी इसको कहने के लिए आप समझने के लिए कह लें जो लेटर इन्वॉल्व हो रहा है उसकी हाईएस्ट पार्ट 2 हो। अगर आप देखें ये पूरी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें जो लेटर इन्वॉल्व हो रहा है वो है ए, और इस लेटर की हाईएस्ट पार कितनी दी हुई है? 2। इससे बड़ी पार मौजूद नहीं है। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसको फैक्टराइज करना है। और इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेटर का वर्ड यूज़ किया है, आप इसको वेरिएबल बोला करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं लेटर इसलिए यूज़ किया ताकि सब बच्चों को आसानी से समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली क्वाड्रेटिक को हम बोलते इस तरीके से ही हैं कि ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 हो, ठीक है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यहाँ पे वो ए लिखा हुआ है, तो अगर आप इस ए को ही वेरिएबल कंसिडर करेंगे तो इस ए की पावर हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो मेथड क्या है? इस मेथड के 3 स्टेप्स हुआ करेंगे। आपने वो तीनों स्टेप्स गौर से समझने हैं और सुनने हैं, और उनकी मदद से हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज, या कह लें इसको एक तरह का ब्रेक किया करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसमें जो ये मिडिल टर्म होती है जो 8 और ए स्क्वायर के दरमियान में लिखी हुई है, यानी 9a, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में, और उसकी मदद से इसको हम करते हैं फैक्टराइज। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर इस मेथड की तरफ चलते हैं। तो इस मेथड के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आपने ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ए, बी और सी की वैल्यू क्या होती है जी? आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, जिस तरह यहाँ पे एक लिखी हुई है, इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, यानी इसको लिखे जाने का एक जनरल वे होता है। वो होता है ये ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म होती है। जितनी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती हैं वो इस तरह के ऑर्डर में लिखी जाती हैं, इस तरह रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी उसमें कोई x² आ रहा होता है, कोई x आ रहा होता है, कोई c आ रहा होता है। इस चीज़ से कंफ्यूज ना होइएगा कि x ही आएगा। x की जगह पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, लाइक y आ सकता है, लाइक z आ सकता है, जिस तरह यहाँ पे क्या आ रहा है? a आ रहा है। ठीक है, वैसे इन जनरल अलजेब्रा में हम a, b, c, d को कॉन्स्टेंट्स मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशंस के अंदर वो a आपने जो कंसिडर करना है वो इस x की जगह पे इस्तेमाल करना है, यानी इस x का रोल प्ले करेगा यहाँ पे a। ठीक है,
तो ये इस चीज़ को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह की लिखी हुई नज़र आएगी, और यहाँ से क्लियर भी हो रहा है, देखें ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में लिखी हुई है। पहले स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, बाद में एक्स की वन पावर वाली टर्म है, और एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है जिसमें एक्स नहीं है। सेम काम आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर वन वाली टर्म है और जिसकी डिग्री 1 है यानी, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। आपने इस चीज़ को इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बता देनी है। ए कहेंगे एक्स स्क्वायर के साथ वाले को, तो आपकी इक्वेशन जो है, सॉरी आपकी जो एक्सप्रेशन है उसमें ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी मैंने लिख दिया खुद से 1, कुछ भी ना लिखा होगा तो 1 कंसीडर करेंगे। तो ए स्क्वायर के साथ लिखा हुआ 1, जो ए स्क्वायर के साथ लिखा होगा ना वो ए होगा, तो यहाँ पे ए लिख लेता हूँ 1। जो सिंपल ए यानी जिसकी डिग्री 2 थी आपके पास, उसके बाद कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, कोई ना कोई लेटर आएगा जिसकी डिग्री 1 होगी, तो जो डिग्री 1 वाला होगा या पार 1 वाला होगा उसके साथ जो लिखा होगा वो आपका बी होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है बी, तो इसलिए आपने अपनी इक्वेशन को इसी के लिहाज से कंपेयर करते हुए देखना है। यहाँ पे ए आ रहा है तो ए की पावर 1 क्या है आपके पास, उसके साथ क्या लिखा हुआ है 9, तो वो होगा बी। ए के साथ वाला क्या हो गया, बी, और जो एंड पे बच जाएगा वो सी होगा, वो हो गया सी, यानी वो 8 लिखा हुआ है तो 8, और यहाँ पे एंड वाले का नाम क्या है, सी, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया इसका स्टेप नंबर 1। अब बोलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करवा देना, यानी ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 8, तो 1 8 टाइम्स 8, ये हो गया स्टेप नंबर 2। ये सारा काम आपके रफ़ वाला काम है जो आप यहाँ पे करेंगे, उसमें ये इंक्लूड करना लाजमी नहीं है। ये जस्ट आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता चल जाए। जब आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये प्रोसेस आप माइंड में भी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपकी मिड टर्म ब्रेक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हो गया। अब है हमारे पास स्टेप नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम वो टर्म लिखेंगे जिसको हम ब्रेक करना जा रहे हैं, यानी मिडिल टर्म ब्रेक है तो मिडिल टर्म यानी 9 हम वेरिएबल ही लिखेंगे साथ, क्योंकि वो एंड पे हम ऐड कर दिया करेंगे। आपने इस नंबर को इस तरह के 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर आना चाहिए वो नंबर जो आपको प्रोडक्ट में मिला है। प्रोडक्ट में क्या मिला है आपको, 8, यानी 8 आना चाहिए। और इन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें, या मैंने या बोला है यानी प्लस का हो सके या माइनस का, इन 2 में से कोई एक काम होना चाहिए। तो अगर इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने में से आपको क्या मिलना चाहिए, ये सेंटर वाला नंबर 9। ये +9 है, मैं प्लस नहीं लिख रहा क्योंकि वो ऑब्वियस बात है, किसके साथ कुछ ना लिखा हम प्लस ही कंसीडर करते हैं। तो आपने इस नंबर का साइन यहाँ पे इंक्लूड करना है, ये प्लस है तो इसलिए यहाँ पे ये +9 ही है। ठीक है, अब वो कैसे नंबर ढूंढें, उस नंबर को ढूंढने का ये तरीका हुआ करेगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला है यानी ये 8 निकाला है, आप इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स ढूंढें कि 8 किन के टेबल पे आता है, या आप कह लें 8 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर हैं। तो 1 तो ज़ाहिर बात है शामिल होगा ही होगा, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। उसके अलावा इसको करेगा 2, उसके अलावा करेगा 4 और उसके अलावा करेगा 8। ठीक है, इन नंबर्स में से आपने वो 2 नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये 2 रूल जस्टिफाई होते हुए नज़र आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं 1 को तो छोड़ देते हैं, 1 तो सबके लिए कैटेगरी 1 है, अभी फ़िलहाल 1 को नहीं हम डिस्कस करते, हम डिस्कस करते हैं 2 को। तो देखें, आपने इस नंबर को हमेशा इस पे डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे लिखें 8 डिवाइडेड बाई 2, और आप 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 कितने टाइम्स 8 होता है, 4, तो आंसर क्या आएगा 4। इसका मतलब आपको 2 नंबर मिल चुके हैं, एक है 2 और एक है 4, जिस पे डिवाइड किया था और जो आंसर आया था, यानी 4 और 2। ऐसे ही होता है ना कि आप 4 को जब 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आप मिलता है आपको 8। तो जिस पे डिवाइड किया था वो नंबर लिख लें और जो आंसर आया वो लिख लें। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिल रहा होगा जिसको आपने डिवाइड किया होगा, यानी 8 को डिवाइड किया था 2 पे तो आंसर आया 4, तो 4 को भी लिख लिया और जिस पे डिवाइड किया था उसको भी लिख लिया, तो 4 2 टाइम्स 8। अब हमने इन 2 नंबर्स पे, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इस पे ये 2 रूल्स चेक करने हैं। पहला रूल क्या कहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर में वही नंबर मिलना चाहिए जो कि आपको प्रोडक्ट की सूरत में आ रहा है। तो वो 8 था तो वो मिल तो वही रहा है, 4 2 टाइम्स 8। इसका मतलब पहली जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 2 टाइम्स 8। तो पहला जो स्टेप था वो तो हो गया ट्रू, कि यानी ठीक है हमें 2 नंबर मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 मिल रहा है, यानी वो नंबर मिल रहा है जो प्रोडक्ट करने के बाद मिला था। दूसरा स्टेप बड़ा अहम है, उस स्टेप को करने के लिए मैं ये वाली ज़रा चीज़ें मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस बन सके। तो दूसरा स्टेप्स ये है, आपने इन्हीं 2 नंबर को लिख लेना है 4 और 2, जिसको आपने पहले चूज़ किया था कि इन 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 मिल रहा था। और इसमें सबसे पहला काम ये करना है, दूसरे रूल की बात करने लगा हूँ मैं, कि आपने इन 2 नंबर में से देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है 4,
इसके पीछे आपने एक साइन ऐड करना है, और वो साइन किस तरह ऐड करना है आपने देखना है आपकी जो मिडिल टर्म है उसके पीछे कौन सा साइन है। तो मिडिल टर्म है 9 और उसके पीछे साइन कौन सा है, प्लस का। तो इन दो में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें यानी 4, उसके पीछे आपने वो वाला साइन लगा देना है जो आपकी मिडिल टर्म के पीछे लिखा हुआ है, यानी प्लस का। तो यहाँ पे क्या लगा दिया है, प्लस का। अब क्या करना है, आप सबसे पहले करें इनको ऐड, क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो ऐड होने से या तो सब्ट्रैक्ट होने से। तो पहले बात करते हैं ऐड की। तो 4 + 2 कितना होता है, प्लस 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 4 + 2 कितना होता है, 6। क्या ये 9 के इक्वल आया, नहीं, ये तो 6 के इक्वल आ गया, यानी ये कंडीशन तो फेल हो गई। लेकिन इन दो में से कोई एक होनी चाहिए, तो प्लस की चेक कर लिए, तो हमें माइनस की भी चेक कर लेनी चाहिए, हो सकता है माइनस वाली होल्ड कर रही हो। तो आइए माइनस वाली चेक करते हैं। +4 वैसे ही लिखना है, बस इस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, और यहाँ पे 2 भी वैसे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। क्या 9 मिला आपको, नहीं 9 नहीं मिला। इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो गई, कैंसिल। इसका मतलब अगर आप 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपको जो नंबर्स मिलते हैं वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए आप इस नंबर 9 को इन दो नंबर्स में स्प्लिट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हर नंबर चूज़ करना है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको हर नंबर को डिवाइड करके देखना और ये चीज़ें जस्टिफाई करने में कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आपको आसान हो जाएगा, आप इसको गैस करने लग जाएंगे। तो देखें मेरे पास 2 तो फेल हो गया, यानी 2 ये कैटेगरी होल्ड नहीं कर रहा। किसी और नंबर को पिक करते हैं। तो अब मैं पिक करने लगा हूँ लेट्स से 8 को। तो आइए देखते हैं क्या 8 वो नंबर बन सकता है जिसको डिवाइड करवाया जाए, यानी 8 को अगर 8 पे डिवाइड किया जाए तो क्या ऐसे नंबर मिलते हैं जो कि दोनों कंडीशन को होल्ड करते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ 8 की। मैंने 2 चेक कर लिया, ये मेरे पास होल्ड नहीं कर रहा। अब 8 की, तो वही तरीका जो आपके प्रोडक्ट में लिखा हुआ है नंबर, यानी 8, आप उसको डिवाइड कर देंगे उस नंबर पे जो आपने यहाँ से चूज़ किया, यानी उसके जो डिवाइजर्स हैं, यानी मैंने 8 चूज़ किया है तो 8 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 1। 8 को 8 पे डिवाइड करें क्या आंसर मिलता है, 1। इसका मतलब जो दो नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं वो है एक वो नंबर जो आप जिससे आपने डिवाइड किया यानी 8, और एक वो नंबर जो आंसर मिला है 1। 8 1 टाइम्स क्या होता है, 8। तो पहली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई कि अगर आप यहाँ पे 8 लिख दें और यहाँ पे 1 लिख दें, यानी पहला नंबर ये दूसरा ये, तो 8 1 टाइम्स आपको 8 मिलेगा, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी चेक करनी है। तो दूसरी चेक करने के लिए आपको बता दिए जो दो नंबर लिखे होंगे यानी 8 और 1, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ वो साइन डाल दें जो आपके मिड टर्म ब्रेक के पीछे लिखा हुआ है, यानी 9 के पीछे कौन सा साइन है, प्लस का। तो आप यहाँ पे 8 के पीछे कौन सा डाल दें, प्लस का साइन। अब बारी बारी करके देखें। पहले मैं यहाँ पे चले माइनस करके देखता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो प्लस माइनस माइनस, 8 - 1 क्या आता है, 7। क्या 9 आ रहा है, नहीं, यानी ये वाली तो कंडीशन हो गई फेल। अब दूसरी भी चेक करनी है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी जस्टिफाई हो गई तो काम ठीक हो जाएगा। इसको +8 ही रहने देना है। अब मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ +1, माइनस की जगह पे प्लस, तो 8 + 1 क्या होता है, 9। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, 9। इसका मतलब आपको दो नंबर्स मिल चुके हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 मिल रहा है, और उन्हीं दो नंबर्स को जब हमने साइन की मॉडिफिकेशन की है उन दो नंबर्स को ऐड किया जाए तो क्या मिल रहा है, 9। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे वो दो नंबर्स मिले हैं 8 + 8, और माइनस का साइन तो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इससे तो फेल हो रही थी कंडीशन, बस वही साइन लगाऊंगा जिससे ट्रू थी कंडीशन, और मिल गया 1। 8 × 1 8 भी होता है और 8 + 1 9 भी होता है। दोनों कंडीशंस क्या हो गई, ठीक। इसका मतलब जो मिड टर्म ब्रेक मिली है वो आपको मिली है ये। आपने मल्टीप्लाई वाले से मिड टर्म ब्रेक नहीं लिखनी, ये प्लस वाले सेक्शन से मिड टर्म ब्रेक लिखनी है। यानी एक नंबर मिला है +8, याद रहे इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस कंसिडर होगा। इसका भी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइन ये वाला साइन है, ये भी प्लस है, यानी आपको दो मिल गए हैं टर्म्स, एक है +8 और एक है +1। यानी आप इस 9 को ब्रेक करके लिख सकते हैं +8 में और +1 में। तो आइए लिख लेते हैं। तो ये जो 9 है, हमें इसके जो दो नंबर्स मिले हैं जिनमें ब्रेक किया गया है वो है +8 और +1। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, आपने सबसे पहली जो टर्म है उसको वैसे उतार लेना है, यानी a² वैसे उतार लें, या आप कह लें 1a² वैसे उतार लें। आगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से ये दूसरे जो आपके पास बॉक्सेस थे उनको मैंने यहाँ पे सेपरेट लिख लिए कि पहला नंबर क्या है, +8 और वेरिएबल ये यूज़ करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी a ही यूज़ करना है। दूसरा नंबर क्या है, +1 और वेरिएबल वही यूज़ करना है जो यहाँ पे अपीयर होगा, यानी a ही, और आखिरी वाला नंबर वैसे उतार लेना। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपने पेयरिंग करनी है। फर्स्ट 2 की पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ से सेकंड और थर्ड की पेयरिंग हो जाएगी। तो जो फर्स्ट 2 पेयरिंग है इसमें हमने देखना है कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में आ रहा हो।
इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? एक तो कॉमन है ए, ठीक है। ए क्यों कॉमन है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर यानी 2a है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक मरतबा a1 है। तो याद रहें, जब भी आप लेटर्स के केस में या वेरिएबल के केस में कॉमन निकालते हैं, इस तरह का फिनोमेना आता है, तो जो सबसे छोटी पार होती है वो कॉमन में आती है। इन दोनों लेटर्स, जहाँ पे 2 बार a आ रहा है, यहाँ पे 2 बार a आ रहा है और यहाँ पे 1 बार a आ रहा है, जब भी यहाँ पे कोई भी लेटर्स आएंगे और आप देख रहे हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, बेशक उनकी पार जो है वो डिफरेंट है, तो जो कॉमन लेंगे ना उसमें से वो वाली पार को लेंगे जो सबसे छोटी होगी। तो a की पार 2 है और यहाँ पे a की पार 1 है, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे? a की पार 1, सबसे छोटी वाली पार। जैसे ही आप चीज़ कॉमन देख लेंगे अच्छे से कि इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फिर आप देखेंगे नंबर्स के, तो 1 और 8 एक ही टेबल में आते हैं 1 के, तो यहाँ पे आप कह लें 1 भी एक तरह का कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है और 1 के टेबल में 8 भी आता है। जो नंबर्स के केस में कॉमन आ रहा है वो भी लगाना है, और जो लेटर्स के केस में कॉमन आ रहा है वो भी। बस फ़र्क ये है, लेटर के केस में जो कॉमन आपके पास आ रहा होता है उसमें सबसे छोटी पार को बाहर कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ a की पार 2 भी थी, a की पार 1 थी, तो सबसे छोटी पार a की पार 1 बनी, तो उसको मैंने कॉमन लिखा है। आगे डालेंगे ब्रैकेट्स। अब आप कैसे करेंगे? 1 तो पहली बार मौजूद है, यहाँ पे 1 नहीं डालने की ज़रूरत, डाल भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता 1 के केस के लिए। a की पार 2 का मतलब था 2a है, तो एक a तो बाहर जा चुका है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे? जस्ट 1, ठीक है। ये 1 मैं आपको आसानी के लिए, समझाने में आसानी होने के लिए बता रहा हूँ, वरना इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 8 तो बाहर नहीं मौजूद, तो इसको तो लिखना पड़ेगा। वैसे भी 1 8 टाइम्स 8 होता है, जितने टाइम्स होता है वो यहाँ पे आता है, तो 1 के केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा करेगा। a की पार 1 तो पहले से बाहर मौजूद है, तो यहाँ पे लिखनी नहीं पड़ेगी। तो याद रखें, जो चीज़ मौजूद होगी बाहर वो नहीं लिखनी अंदर, और अगर कोई चीज़ ऐसी है, जैसे ये देखें ये 2 थी और 1 बाहर मौजूद है, तो जितनी बच जाएंगी वो अंदर लिखनी है। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। आगे चलते हैं। प्लस, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? इन दोनों में a तो 2 मरतबा यहाँ पे नहीं आ रहा, 1 मरतबा ही आ रहा है, तो वो चीज़ 2 मरतबा यहाँ पे आनी चाहिए, तो हम उसको कॉमन मानेंगे। तो a तो कॉमन नहीं आ रहा। इसके अलावा नंबर के केस में 1 और 8 है, और 1 और 8 के लिए वो नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो इन 1 और 8 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, वो है 1, यानी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 बाहर लिख दूंगा ब्रैकेट्स। अब 1 बाहर है, ठीक है, a ही आ जाएगा, और जब बाहर 1 आया करेगा तो इस चीज़ को वैसे लिख दिया करेंगे, क्योंकि 1 के कॉमन होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 1 8 टाइम्स ही 8 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 ही लिखूँगा। याद रहे, यहाँ पे जो नंबर आता है वो टाइम्स आता है, 1 8 टाइम्स 8, ठीक हो गया। तो अगर आपने मिड टर्म ब्रेक सही किया है तो उसकी निशानी ये हुआ करेगी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आया करेगी। तो आप देखिए यहाँ पे भी a+8 आ रहा है, यहाँ पे भी a+8 आ रहा है, तो जो टर्म सेम आ रही होगी ना उसको आपने एक मरतबा लिख लेना है, यानी a+8 को एक मरतबा लिख लेना है। और जो चीज़ें यहाँ पे बाहर ब्रैकेट्स के लिखी होगी इनको भी कंबाइन करके एक मरतबा लिख लेना है। एक लिखा हुआ है 1a, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ a, और एक लिखा हुआ है +1, उसको लिख सकता हूँ +1। तो ये हो गया इसका आंसर। और देखिए, मैंने आपको कहा था फैक्टराइजेशन होती है कि आप अपनी एक्सप्रेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होते हैं, और वो 2 हिस्से होते हैं प्रोडक्ट की शक्ल में। तो देखें ये दोनों किसकी शक्ल में है? प्रोडक्ट की शक्ल में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये चीज़ बन जाएगी, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये था मेरे पास इसका पहला पार्ट, मैंने इसमें ये मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने इसके बाकी पार्ट्स में भी ये मेथड दोबारा से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा जब आप नया इसको सीखते हैं तो ये डिफ़िकल्टी होती है आपके लिए, इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं बाकी पार्ट्स में भी इसको एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ चीज़ों को। तो अभी आपने ये देख लेना है कि ये होता है मिड टर्म ब्रेक मेथड, और इस तरीके से हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं।